स्वागत है आप सभी का बच्चों एनएससी एडियो वर्ल्ड में। 12th आर्ट्स क्लास का नोट्स मैं आप लोगों के लिए इस लॉकडाउन में कंप्लीट करा रहा हूं बच्चों। पॉलिटिकल साइंस कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर फर्स्ट द कोल्ड वॉर एरा का हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। एरेनास ऑफ द वर्ल्ड वॉर और चैलेंज टू बायोपोलरिटी, इन दोनों को आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आप सभी को टॉपिक फर्स्ट टू थर्ड का वीडियो कंप्लीट करा दिया था और आप उसको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मैंने दे दिया है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। थोड़ा सा वीडियो आज लंबा होगा, मैं पहले ये बात बता दे रहा हूँ क्योंकि आज टॉपिक 5 भी है बच्चों और थोड़ा सा आप लोगों को मैं इसमें हल्का सा डीपली जा रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, इन सभी टॉपिक को आप यदि बढ़िया से समझना चाहते हो तो जब भी मेरा लेक्चर शुरू हो, आप जब भी सुनो आप उस समय, मैं पहले वीडियो में भी बोला था कि एनसीईआरटी का बुक अपने पास जरूर रखना। एनसीईआरटी बुक बच्चों सिर्फ आपको ना 12th पास कराने वाली है, बल्कि इससे बड़े उच्च अधिकारियों और लोक सेवाओं के बड़े बड़े जो पोस्ट हैं उसमें भी इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन इसी बुक से उठाए जाते हैं और उसमें आपको बहुत सारा मदद मिलेगा मेरे इस नोट से। तो बच्चों बढ़िया से पढ़ना, ध्यान से सुनना और उसकी जो मैं नोट्स है मैं आप लोगों को दे ही देता हूँ, तो उससे भी कुछ पढ़ना। और जब आप लोग नोट्स बनाते हो बच्चों तो मुझे भी यह क्लियर करवाओ कि आप लोग बना रहे हो, पढ़ रहे हो, उसका फीडबैक मुझे दो, तब तो मुझे भी यह कॉन्फिडेंस आएगी कि हाँ, मैंने जो बच्चों के लिए पढ़ा रहा है उन बच्चों को समझ में आ रहा है, उन बच्चों ने पढ़ा है। ऐसे मैं भी इस वीडियो को बनाकर मैं थोड़ी ना व्यूअर बढ़ाना चाह रहा हूँ। यदि ऐसा होता तो मैं कब का बना दिया होता। तो मुझे ऐसी कंप्लेन करने की आदत नहीं है और नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं बोलूँ कभी ऐसा। तो ध्यान देना बच्चों, आप सभी जब भी वीडियो सुनो, देखो, तो मेरे इस बात पे जरूर गौर करना और अपना नोट्स मुझे जरूर शो करवाना या उसका फीडबैक कमेंट जरूर करना। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज। शीत युद्ध के क्षेत्र, उन युद्ध क्षेत्र जो था उन क्षेत्रों को उल्लेख करता है जहां संकट और युद्ध दोनों हुआ था, किंतु ऐसी युद्ध होने पर भी ज्यादा सीमाओं को पार ना किया। अर्थात कहने का मतलब है, देखो बच्चों कि इसमें तीसरा युद्ध, विश्व युद्ध नहीं हुआ। युद्ध तो हुए शीत युद्ध के दरमियान, लेकिन इतने ज्यादा युद्ध नहीं हुए, है ना। उसके बाद है कि शीत युद्ध को खूनी युद्ध के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है। छोटे छोटे जो युद्ध हो रहे थे जमीनी स्तर पे अपने आसपास पड़ोसियों से, छोटे छोटे बात, मैंने बोला था कि शीत युद्ध का पहला कारण जो था वो विचारधारा था और विचारधारा को लेकर छोटे छोटे कहीं न कहीं मनमुटाव आपस के गुटों में होते रहा है। लेकिन ध्यान देने योग्य की बात यह है कि इन संकटों और लड़ाइयों की परिणति तीसरे विश्व युद्ध के रूप में नहीं दिखा। कहता है कि दो महाशक्तियों को, कोरिया 1950 से 53, बर्लिन 1958 से 62, कांगो 1960 के दशक की शुरुआत और अन्य स्थानों में सीधे मुठभेड़ के लिए तैयार किया गया था। देखो ऐसा डर था कि युद्ध, चूंकि बात विचार हो रही थी ना बच्चों, तो उसमें यह संभावना बनता था कि
कभी भी युद्ध हो सकता है। देखो अपने भारत और पाकिस्तान की अगर चर्चा करें तो किस तरीके से होता है, कभी भी लगता है कि अब युद्ध हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार बच्चों ये छोटे छोटे जो राज्य थे आपस में भिड़ते रहते थे और ऐसा लगता था कि उसमें बहुत युद्ध हो जाएगा, बस युद्ध होने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन का सामना करने के लिए ये छोटे छोटे कभी कभी युद्ध ऐसे हुए हैं और तैयार रहा जाता था कि भाई कभी यदि युद्ध हुआ तो हम लोग उसका सामना कर पाए। इस संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नॉन एलिमेंट मूवमेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू का इस नाम में प्रमुख योगदान है। और इन्होंने ही उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कांगो संकट में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये दो टॉपिक यहां से आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना कि नाम में सबसे ज्यादा जो भागीदारी थी वो अपने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख भूमिका रहती है। इसके अलावा अमेरिका यूएसएसआर ने कुछ प्रकार के परमाणु और गैर परमाणु हथियारों को सीमित करने या समाप्त करने में सहयोग करने का फैसला लिया। और ये सब जो करवाने में जो अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उनका भी योगदान रहा है, क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन या गुटनिरपेक्षता का जो योगदान है वो इनका ही सबसे बड़ा रहा है। इनके अलावा यही नहीं, मैं इसके बारे में और भी बताऊंगा इनके में कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शुरुआत कैसे हुआ, कौन आरंभ किए थे और कौन नेता थे इसमें, वो भी हम लोग जानेंगे। तो वो टॉपिक 5 में है। अभी इसमें जानते हैं कि देखो ये जो एक चीज मैंने वहां पे हम लोग चर्चा की है कि ये लोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए एंड अमेरिका और यूएसएसआर जो है वो परमाणु और गैर परमाणु हथियारों को सीमित करने और समाप्त करने में सहयोग फैसला लिए। ये हुआ कैसे? तो इसमें कुछ क्वेश्चन है बच्चों, उसको ध्यान से पढ़ना। पहला क्वेश्चन था, दोनों गुट एक दूसरे की मंशा को समझने में भूल कर सकते थे। इसके अतिरिक्त सवाल यह भी था कि कोई परमाणु दुर्घटना हो गई तो क्या होगा, पहला क्वेश्चन था। दूसरा था कि यदि गलती से कोई परमाणु हथियार चल जाए या कोई सैनिक शरारतन युद्ध करने के इरादे से कोई हथियार चला दे तो क्या होगा। अगर परमाणु हथियार के कारण कोई दुर्घटना हो जाएगा तो क्या होगा। ऐसी घटनाओं का शिकार हुए देश के नेताओं को कैसे पता चलेगा कि यह शत्रु ने षड्यंत्र रचा है या दूसरी ओर से कोई मिसाइल नहीं दागी गई है बल्कि महज एक दुर्घटना था। कैसे पता चलेगा और कैसे इसको हम लोग समझाएंगे। इन सभी की सोच को ध्यान में रखते हुए ये लोग दोनों महाशक्तियों ने फैसला किया कि नियंत्रण और हथियारों की होड़ पर लगाम कसी जा सके। और इसके लिए उन्होंने 3 समझौते पर हस्ताक्षर किए, है ना। पहला परमाणु परीक्षण प्रबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि और परमाणु प्रक्षेपत्र परिसीमन संधि, NT यानी कि
एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। इन तीनों पे संधि किया। और उस दौर में हथियार पर अंकुश रखने की अनेक संधियां लगातार हुई। दो ध्रुवीयता को चुनौती, आज हम लोग इसका टॉपिक 5 अब पढ़ने वाले हैं। अभी गुट निरपेक्षता। देखो बच्चों, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। गुट निरपेक्षता शीत युद्ध की वजह से जो पहले आपस में जो गुट बन रहे थे, यानी गुट से अलग, दोनों गुटों से जो हटके कार्य किया गया वो गुट निरपेक्षता में आता था। यानी ना वो यूएस में और ना वो यूएसएसआर, इन दोनों से हटके जो तीसरा विकल्प, यानी यूं कहे कि जो गुट निरपेक्षता जो है वो इन दोनों को चुनौती देके तीसरा विकल्प खड़ा कर रहा था। और इसका अभिप्राय भी यही था कि महाशक्तियों के गुट से अलग रहना। गुट निरपेक्ष आंदोलन की जड़ जो है वो यूगोस्लाविया के जोसेफ बोराज टीटो और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती थी। इन तीनों की ही चुगलबंदी है सोच। इसके अलावा ऐसे तो ये इन तीनों ने ये 1956 में ही एक सफल बैठक की थी। इसके अलावा इनमें जो शामिल थे वो इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के बामे एनक्रुमा ने इसका जोरदार समर्थन किया। और यूं कहें कि ये 5 नेता ही गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है सन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। कहां हुआ था? देखो ये क्वेश्चन है बच्चों कि पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन कहां हुआ था? तो 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। कहां हुआ था? बेलग्रेड में। इसमें 3 बातों की परिणति थी। पहला कि इन 5 देशों के बीच पहला सहयोग। कौन कौन 5 देश? तो अभी जो ये 5 नेता थे उनके देश थे, हर एक नेता के एक देश थे, और उन 5 नेता के जो देश हुए वो 5 देश हुए। शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे, और अंतरराष्ट्रीय फलक पर बहुत से नव स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का नाटकीय जो उदय हो रहा था 1960 तक। संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देश बतौर सदस्य शामिल हो चुके थे। पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन जब हुआ था बच्चों तो उसमें 25 सदस्य देश इसमें शामिल हुए थे। ये क्वेश्चन है कि पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल हुए थे? तो 25। इसके अलावा 2006 में हवाना क्यूबा में हुए 14वें सम्मेलन जो है 116 सदस्य देश उसमें शामिल हुए, 15 पर्यवेक्षक देश इसमें शामिल हुए। तो इस तरीके से इसका जो दायरा था वो बढ़ता चला गया। नॉन एलिमेंट मूवमेंट, इसके बारे में हम लोग जान चुके, ये पढ़ लिए। अब देखो एक बात मैं बोलना चाहता हूँ बच्चों कि इसका एक ही अभिप्राय था। इसमें जो निष्कर्ष निकलता, गुट निरपेक्षता का मतलब यह नहीं है कि इस आंदोलन से जुड़े देश अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग रखेंगे या तटस्थता का पालन करते हैं। कहने का मतलब कि इसने 2 प्रतिद्वंदी गठबंधनों के बीच मध्यस्थता करने की भूमिका का रोल निभाया या भूमिका निभाई। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, और इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज
के लिए इतना ही रहने देते हैं। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि बच्चों देखो, इसमें एक ये क्वेश्चन है, वियतनाम युद्ध के बारे में जानकारी जुटाना, ये जरूर कर लेना।